मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिसोर्स बेस्ड व्यू, जो कि एक मॉडल है आपकी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो द रिसोर्स बेस्ड व्यू, जिसे कि आप इन शॉर्ट में RBV भी कहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सो इट इज़ अ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मॉडल। तो ये क्या है? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एक मॉडल है और इसको डेवलप किया गया था एंड ऑफ 20th सेंचुरी एंड इनिशियली फोकस ऑन फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज टू डेवलप यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और कैप्चर न्यू मार्केट। तो हमारा रिसोर्स बेस्ड व्यू एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मॉडल है जिसको कि आपके 20th सेंचुरी के एंड में डेवलप किया गया था। और उसका मेन फोकस क्या था? आपकी फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। और इसके साथ ही साथ ये भी बात करता है कि किस तरह हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूनिक कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करें जिसके थ्रू कि हमारे प्रोडक्ट यूनिक हो, हमारी सर्विसेज यूनिक हो और हम एक नए मार्केट को कैप्चर कर सकें। सो द RBV मॉडल्स सेंटर्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज as the key to superior organizational performance and competitive advantage। तो RBV मॉडल सेंटर किस पे फोकस करता है? रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करता है। और इसकी असम्पशन ये है कि रिसोर्सेज एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सुपीरियर बनाते हैं। सो मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक स्ट्रेटजिक डिसीजंस बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। तो इनके असम्पशन से, इनकी कह सकते हैं, इनकी जो भी मान्यताएं थी उनके हिसाब से मैनेजर्स को जब भी स्ट्रेटजिक डिसीजंस बनाने होते हैं तो उस टाइम उन्हें किसका बेस लेकर चलना पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ का। उनके हिसाब से उन्हें अपनी स्ट्रेटजीज को, अपने डिसीजंस को लेना होता है। इट सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशंस यूज इंटरनल सोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंटरनल रिसोर्सेज का, अपनी कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करना होता है अपनी कॉम्पिटेंसीज को, जो उनका कहना है कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए इन द रिस्पॉन्ड ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम किस तरह फेस करेंगे? फेस करने के लिए अपने इंटरनल रिसोर्सेज को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर कर उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाकर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को फेस करते थे। ये है आपका रिसोर्स बेस्ड व्यू, जिसे कि आप RBV भी कहते हैं। अब इसके अंदर बात किन किन इस तरह के रिसोर्सेज की करी गई है तो उनको देखते हैं। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज कैन इंक्लूड वेरियस टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स एंड कोर कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस एंड टेक्निकल नॉलेज एंड नॉलेज। तो रिसोर्सेज के अंदर आपके इन सभी को इंक्लूड किया गया है। रिसोर्स आपके टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स भी हो सकते हैं, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी भी हो सकती है, आपकी कैपेबिलिटी भी हो सकती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर है या कोई प्रोसेस है, कोई टेक्निकल नॉलेज है या नॉलेज है। मतलब रिसोर्सेज को इन सभी पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो इस मॉडल के अंदर इन्होंने रिसोर्सेज को 3 तरीके के पार्ट में डिवाइड किया है। तो दे आर कैटेगराइज्ड इन द 3 टाइप्स: एसेट्स, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज। इन्होंने रिसोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। तो अब हम इन तीनों को 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा असेट्स। अब असेट्स क्या है? असेट्स आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोवाइड वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स। तो कह सकते हैं कस्टमर्स को एक अच्छा गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक फैक्टर होता है असेट्स, जिसकी हेल्प से हम उनका प्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप टेंजिबल में असेट्स ले सकते हैं, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट। और इनटेंजिबल असेट्स के अंदर आप ले सकते हैं ब्रांड नेम्स एंड पेटेंट। मतलब ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? आपके असेट्स के। असेट्स 2 तरीके की होती हैं, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। तो ये था इनका पहली कैटेगरी जो कि रिसोर्सेज की थी, असेट्स की। असेट्स क्या है? एक वैसे फैक्टर हैं जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिनको कि कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। और ये 2 तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब नेक्स्ट है आपका कैपेबिलिटीज। सो इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशंस स्किल्स एंड एबिलिटीज टू इफेक्टिवली यूटिलाइज इट्स असेट्स। जब आपके पास असेट्स तो हैं
मतलब टेंजिबल भी है, इंटेंजिबल भी। आपके पास मशीनरी है, आपके पास लैंड है, आपके पास कह सकते हैं रॉ मटेरियल है, पेटेंट भी है। बट अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते तो वो रिसोर्स आपके लिए किसी भी काम के नहीं है। तो कैपेबिलिटीज़ के अंदर बात करी जाती है कि हमारे पास जो भी अब रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज किस तरह किया जाए। सो दे डिटरमाइन हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऐड वैल्यू विद इट्स रिसोर्सेज। कि हमारे पास अब जो भी रिसोर्सेज हैं उनके अंदर हम किस तरह एक वैल्यूएशन को कर सकते हैं, उनके अंदर किस तरह वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, institutions in the field of management education may have similar resources but different in their capabilities can lead to varying levels of success। अब खुद देखिए, अगर आप मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट देखते हैं तो ओवरऑल इंडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में n नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, बट IIM इनसे ऊपर सक्सेस रेट अभी तक किसी की भी नहीं है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। रिसोर्सेज सबके पास सेम है बट इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने की वो सबसे बेटर है। तो ये होता है आपका सेकंड पार्ट रिसोर्सेज का, कैपेबिलिटीज़। इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको अपने स्किल्स से, अपनी एबिलिटीज़ से किस तरह प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। और तीसरा पार्ट आता है आपका कॉम्पिटेंसीज। सो दे आर क्रिटिकल बंडल ऑफ स्किल्स and organizations can use to distinguish itself from competitor। इसके अंदर हमारी मल्टीपल स्किल्स होती हैं, मतलब बंडल ऑफ स्किल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट करने में, उससे अलग करने के लिए। सो कोर कॉम्पिटेंसीज रेफर्स टू द स्किल्स दैट अंडरपिन इन एन ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं वो एक ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशंस को उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में बेनिफिट देती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर। मतलब उसको एक ऐसी स्किल्स प्रोवाइड कर देती हैं जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा सक्सेस लेता है, उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, उसका सक्सेस रेट हाई होता है। तो ये थी आपकी कॉम्पिटेंसीज। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। कि स्ट्रेटजी मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ पर इन रिसोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटजीज के अंदर। तो रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबिलिटी टू कंप्लीट इफेक्टिवली इन द मार्केट। अब आपको किसी मार्केट में एंटर करना है, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं चाहे आप प्रोडक्ट प्रोवाइडर हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो अपनी जो भी आपके पास कैपेबिलिटी है उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो अपनी सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए, इफेक्टिवली अपने ऑपरेशंस को करने के लिए हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके अंदर किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है वो देखते हैं। तो रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड ऑन देयर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया गया है। तो इनके हिसाब से 4 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो पहला है अवेलेबल रिसोर्स, सेकंड है थ्रेशोल्ड, थर्ड यूनिक एंड फोर्थ कॉम्पिटेंसीज। तो अब इन चारों को भी हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। अब सबसे पहला होता है आपका अवेलेबल रिसोर्स। तो दीज आर द बेसिक रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑपरेट एंड कम्पीट। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक आपको लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, आपको बेसिक स्किल्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। मतलब कुछ ऐसी बेसिक थिंग्स होती हैं जिनके बिना आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो वो आते हैं आपके अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर। इसको फिर से फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, उनको देखते हैं। अब अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर पहला पार्ट आता है आपका फिजिकल रिसोर्सेज का। इसके अंदर हम बात करते हैं आपके टेंजिबल असेट्स की, जिनको कि देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है। इसके एग्जांपल हैं आपके बिल्डिंग, आपकी मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑपरेशनल कैपेसिटी। ये सारे तो हो गए आपके फिजिकल रिसोर्सेज जिनको कि आप देख सकते हैं। द कंडीशन एंड एफिशिएंसी ऑफ दीज फिजिकल रिसोर्सेज डिटरमाइन देयर यूजफुलनेस। अब इन फिजिकल रिसोर्सेज की क्या कंडीशन है और क्या एफिशिएंसी है, इसके हिसाब से आप इनका यूज़ कर पाओगे।
अगर आपकी मशीनरी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है तो उस कंडीशन में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाओगे, कॉस्टिंग कम होगी। लेकिन आपके अगर फिजिकल रिसोर्सेज की कंडीशन अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन के ऊपर, आपकी क्वालिटी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट छोड़ेंगे ये। इसलिए भी ज़रूरी है आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज के ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री की बात कर लो, मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की, विदाउट ह्यूमन रिसोर्स आप किसी भी रिसोर्स को यूज़ में नहीं ला सकते। आपके ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। सो द नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द वर्क फोर्स आर द क्रिटिकल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आपको मशीनरी यूज़ करनी है, इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, प्रोडक्शन करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो आपके पास जो वर्क फोर्स है उसके पास प्रॉपर स्किल्स और एक्सपर्टाइज अवेलेबल हो, जिसके थ्रू कि आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सको, अपने जो भी सक्सेस रेट है उसको अचीव कर सको। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये भी आपका अवेलेबल का ही पार्ट है। सो फाइनेंशियल रिसोर्सेज एनकम्प्रेस द मॉनेटरी एसेट्स in organizations hold. This includes capital, cash reserves, account receivables जिसे कि हम डेटर कहते हैं, account payables जिसे कि हम क्रेडिटर्स कहते हैं, फंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। क्योंकि इसके अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने की, उसके ऑपरेशंस की। अब अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं, आपके पास कैश रिजर्व नहीं है, पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, आपके पास कोई क्रेडिटर नहीं है जो आपको पैसे या आपके रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर सके, या आपके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है फंड्स का, तो आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे मार्केट के अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारे ऑपरेशंस के अंदर, बिजनेस के अंदर। ये तो हमारा था फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इसके नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तो दिस इंक्लूड पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बिजनेस सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप विद द बिजनेस एसोसिएट्स। अब जब आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है आपने कोई नया मेथड डेवलप करा हो, नया प्रोडक्ट डेवलप करा हो, या आपने कुछ राइटिंग्स करी हैं, या कोई नया सिस्टम, प्रोसेस कुछ भी डेवलप करा है, तो उनको सिक्योर करने के लिए कोई उनका यूज़ ना कर सके, तो उसके लिए भी आपके पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती है। उसी के अंदर आते हैं सारे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सिस्टम्स, रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें। So in a knowledge economy, intellectual capital is the often regarded as the significant assets. अगर आपकी इकोनॉमी नॉलेज इकोनॉमी है, मतलब स्किल्स के ऊपर आपकी इकोनॉमी में आप ग्रो कर सकते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर, उस नेशन के अंदर आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट असेट्स मानी जाती है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस की एबिलिटी को शो करती है कि वो किस तरह अपने आप को इनोवेट करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, और किस तरह एक वैल्यूएबल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे उस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये थे आपके अवेलेबल रिसोर्सेज। अब इसके नेक्स्ट आता है इन द कैटेगराइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज। सो ऑर्गेनाइजेशंस नीड अ सेट ऑफ थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज टू परफॉर्म इन एनी मार्केट। There is a continuous need to improve such resources to stay in business. अब आपने अवेलेबल रिसोर्सेज से बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, बट अब उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू रन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यू इम्प्रूव करने के लिए, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके थ्रू कि आपके जो भी मार्केट के वर्क हैं आप उनको कंटिन्यू परफॉर्म कर सकें। तो वो कहलाते हैं आपके थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज। So this becomes inevitable because of the competitor and new entrants, and they are essential for the survival in an industry. तो इनको आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये इनएविटेबल है, मतलब इनको आपको कंटिन्यू अपडेट भी करना पड़ेगा, इम्प्रूव भी करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज को। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि आपने जो स्टार्टिंग में रिसोर्सेज लेकर आए थे उन्हीं को यूज़ करो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नई नई डेली आपके कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, न्यू एंट्रीज आ रही हैं, तो उनके सामने आपको थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी जो कि आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करें, आपके रिसोर्सेज को इम्प्रूव करें। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपने आप को इम्प्रूव तो करना पड़ेगा टाइम के साथ, डिमांड के साथ। इसके बाद आते हैं आपके यूनिक रिसोर्सेज। सो इट डिफाइन दोज रिसोर्सेज विच क्रिटिकली
अंडरपिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कोई ऐसा रिसोर्स जो सिर्फ आपके पास है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, और इसकी वजह से फिर आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आ सकती है, क्योंकि वो काम आप सिर्फ आप कर सकते हैं, आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर सकता। तो देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड वैल्यू इन प्रोडक्ट इज बेटर देन द कॉम्पिटिटर रिसोर्सेज एंड डिफिकल्ट टू इमिटिएट। अब अगर आपके पास कोई यूनिक रिसोर्स है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को आप एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करोगे और आपका कॉम्पिटिटर भी उसको ईजिली डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये यूनिक रिसोर्सेज सिर्फ आपके पास हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। दे आर सुपीरियर टू रिसोर्सेज possessed by competitors and are difficult to imitate. Some organizations have patented products or services that can give advantage for the some service organizations. अब क्या कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को डेवलप करा और फिर उसको पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट का मतलब क्या है कि अब उनके पास एक कह सकते हैं यूनिक रिसोर्स क्या है कि उस प्रोडक्ट को या सर्विस को देने का तरीका जो उन्होंने डेवलप करा है सिर्फ वो ही उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई उसको यूज़ करना चाहे तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे, और फिर उसके बदले भी आपको कहीं ना कहीं रॉयल्टी या आपको फीस मिलती रहेगी। तो ये होता है यूनिक रिसोर्सेज, मतलब आपके पास कोई ऐसी एबिलिटी है जिससे कि आप अपने प्रोडक्शन करते हैं, अपनी सर्विसेज को करते हैं और आप उसको पेटेंट करा लेते हैं, तो कॉम्पिटिटर ईजिली उसको कम्पीट नहीं कर सकता, ना ही उसके सब्स्टिट्यूट को मार्केट में ढूंढ सकता है। तो ये होता है आपके यूनिक रिसोर्सेज। लास्ट पार्ट होता है कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसीज आर द एक्टिविटीज और प्रोसेस दैट अंडरपिन एन ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कॉम्पिटिटिव क्या होता है कि मतलब इसके अंदर बेसिक कुछ स्किल्स होती है, बंडल्स होते हैं जो कि आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग बनाते हैं। दे क्रिएट एंड सस्टेन द एबिलिटी टू मीट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एबिलिटी को क्रिएट करते हैं, सस्टेन करते हैं हमारे लिए, जिसके थ्रू कि हम अपने कॉम्पिटिटर से बेटर अपने सक्सेस रेट को अचीव कर पाएँ, उसको मीट कर पाएँ। तो अब आप कैसे चेक करोगे कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है? तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ टेस्टिंग के मेथड होते हैं। उन रिसोर्सेज के ऊपर हम इन टेस्टिंग्स को करते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, इनको एक्सेस कर कर हम अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहला है स्कार्सिटी। अगर आपके प्रोडक्ट की कमी है मार्केट में, सो इफ़ आर रिसोर्स इज वाइडली अवेलेबल इट इज़ लेस लाइकली टू प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बट स्कार्सिटी इज़ अ बेसिक टेस्ट टू एक्सेस द रिसोर्स वैल्यू। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम अवेलेबल है मार्केट के अंदर, मतलब बहुत कम वैल्यू में, बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है और वो अमाउंट आपके पास ही है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए कोर कॉम्पिटेंसी साबित होएगी। क्योंकि अगर हो सकता है कोई प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर वो सिर्फ 100 kg अवेलेबल है और मार्केट में 1000 कंपनी है जो उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं, लेकिन आपकी कंपनी को उसका 80 kg प्रोडक्ट मिल जाए, तो कहीं ना कहीं अब आपके पास 80% अकेले रॉ मटेरियल है और 20% के अंदर पूरी आपकी ओवरऑल इंडस्ट्री उसको यूज़ करेगी। तो स्कार्सिटी हो गई प्रोडक्ट की, कह सकते हैं जो एक अमाउंट अवेलेबल है वो बहुत कम है मार्केट में, तो ये भी आपके लिए एक कोर कॉम्पिटेंसी हो जाती है। दूसरा है इनइमिटेबिलिटी। तो रिसोर्सेज दैट आर इजी टू इमिटेट आर द लिटिल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिकॉज कॉम्पिटिटर्स कैन रेप्लिकेट देम। अब अगर कोई ऐसी स्किल्स है, कोई ऐसा रिसोर्स है जिसको ईजिली सब्स्टिट्यूट से कन्वर्ट नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, वो तो आपके लिए कोर कॉम्पिटेंसी है। लेकिन अगर कोई ऐसा आपके पास रिसोर्स है जिसको ईजिली हमारा कॉम्पिटिटर सब्स्टिट्यूट से बदल सकता है, तो वो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा रिसोर्स है जिसको कि हमारे कह सकते हैं कॉम्पिटिटर चेंज नहीं कर सकते, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ला सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाती है, मतलब कोर कॉम्पिटेंसी का काम करती है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैन बी लेस सस्टेनेबिलिटी इन हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट। ड्यूरेबिलिटी बिकम अ मोर स्ट्रिंजेंट टेस्ट फॉर द वैल्यूइंग रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसी। अब आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कितने टाइम तक आपके पास रहेगी, उसका टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम में आपका जो भी कॉम्पिटिटर है उस रिसोर्स को एक्वायर करेगा,
ड्यूरेबिलिटी क्या है आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। अगर ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है तो वो आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का काम करेगा, कोर कॉम्पिटेंस का काम करेगा। लेकिन अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी कम है तो वो आपके लिए फिर ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होएगा। और लास्ट है आपका सुपीरियोरिटी। सो कॉम्पिटेंसीज आर वैल्यूएबल ओनली इफ दे आर सुपीरियर टू दोज ऑफ राइवल्स। Simply being good is not enough and organizations must be better than its competitor। अगर अब आपको इंडस्ट्री के अंदर रूल करना है, उसके शेयर्स को एक्वायर करना है, तो आपके प्रोडक्ट ही अच्छे हों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके साथ ही साथ आपको अपनी वैल्यूएशन में भी अपने आप को भी सुपीरियर बनाना पड़ेगा इन द फ्रंट ऑफ योर राइवल्स। तो कंपनी भी स्ट्रांग हो, उसके एथिक्स, मोरल्स, वैल्यूज़, कल्चर, हमारा सिस्टम, हर चीज़ को हमें सुपीरियर बनाना पड़ेगा कंपैरिजन टू आवर कॉम्पिटिटर। तभी वो हमारे लिए एक कोर कॉम्पिटेंसी, हमारे लिए एक कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन पाएगी। तो अभी तक हमने बात करी कोर कॉम्पिटेंसीज़ की, रिसोर्सेज के बेटर यूटिलाइजेशन की। तो हम देखेंगे कि किस तरह उन रिसोर्स का सिलेक्शन करें जो कि हमारे लिए कोर कॉम्पिटेंसी कह सकते हैं या फिर हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का काम करें। तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है आपका, जिसे कहते हैं वीडियो framework, VRIO. So it is considered as V stand for valuable, R stand for rare, I stand for immutable and O stand for organized resources. A resource should be pass the VRIO framework test. तो जब भी आप कंपनी के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज का सिलेक्शन करते हैं कि आपको किन रिसोर्सेज को लेना है, तो आपको VRIO या VRIO फ्रेमवर्क के थ्रू ही टेस्ट के बाद ही अपने रिसोर्सेज का सिलेक्शन करना होता है, जिसके थ्रू कि आपको उनके कोर कॉम्पिटेंसी, अपनी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। तो वैल्यूएबल क्या होता है? द रिसोर्सेज मस्ट प्रोवाइड अ कॉस्ट एडवांटेज और डिफरेंशियल एडवांटेज। तो ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो, ऐसे रिसोर्स को सेलेक्ट करो जो आपको कॉस्ट एडवांटेज प्रोवाइड करे और इसके साथ ही साथ डिफरेंशियल एडवांटेज भी। मतलब आपको, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर किसी प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में बना रहा है, तो आपको ऐसे रिसोर्स का यूज़ करना है जो कि आपको 100 से कम में वो प्रोडक्ट बना कर दे और आपके कॉम्पिटिटर से आपका प्रोडक्ट अलग हो, उससे अच्छा हो। पहला टेस्ट इस तरह रिसोर्सेज होना चाहिए। दूसरा है रेयर। द रिसोर्सेज शुड बी डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक। ऐसे रिसोर्स का यूज़ करो जो मार्केट में एकदम यूनिक हो, डिस्टिंक्ट हो, सबसे अलग हो, जिसको कि ईजिली आइडेंटिफाई कर सके हमारा कस्टमर। तीसरा है इनिमिटेबल, कि हमारे जो भी रिसोर्सेज है उसको कोई भी इसलिए एक्वायर ना कर सके, उसके सब्स्टिट्यूट को मार्केट में ना ला सके। तो इट शुड बी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू इमिटिएट और एक्वायर। तो अगर कुछ को एक्वायर नहीं कर पाएगा, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ला पाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर हमारी मोनोपोली मार्केट में क्रिएट होने लगेगी, डिमांड बढ़ेगी। और लास्ट है आपका ऑर्गेनाइज्ड। तो आपका जो भी रिसोर्स है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी फॉर एंड इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करेगा तभी हम अपने सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस को VRIO या VRIO फ्रेमवर्क के टेस्ट को स्टैंड करना होता है, इसको कंडक्ट करना होता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके थ्रू कि वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का गेन उठा सकें। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।